हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, डबल रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि बुक सबके पास होती है, वो सब पढ़ सकते हैं। हम मेन जेनरिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ में एक्चुअल में कहा क्या गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग, स्कोप और सिग्निफिकेंस से कि क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो इसकी मीनिंग को समझेंगे, फिर इसके स्कोप को, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है वो सब समझेंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो असल में एक बहुत ही ब्रॉड और जनरल कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ब्रॉड टर्म, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सही से समझना है, अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वास्तव में समझना है तो पहले क्या समझेंगे, पहले हम इस जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, पहले इसे समझना नेसेसरी है हमारे लिए, फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो उस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इंग्लिश के वर्ड एडमिनिस्टर से डिराइव्ड है। ये उसकी जो ओरिजिन है वो वहाँ से होती है, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एड और दूसरा है मिनिस्टेरे। तो एड का मतलब क्या होता है, एड मिनिस्टेरे यानी सेवा करना या काम संभालना, इसका मतलब है, यानी किसी भी चीज़ को मैनेज करना या उसकी जिम्मेदारी लेना, यही क्या है एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से लिटरल और सीधा मतलब देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है काम काज का जो मामलों का देखभाल करना, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों ही, चाहे सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो देखिए अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे थिंकर्स ने कैसे डिफाइन किया है उसको समझने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट कई थिंकर और स्कॉलर्स ने इसको बहुत अच्छे से बताया है और सभी ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग एंगल दिया है, लेकिन सब डेफिनेशंस मिलाकर एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि हाँ व्हाट इज़ एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन इज़। सब ने दिया है, जैसे इयन ग्लैडन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इनका कहना है कि ये थोड़ा फॉर्मल लगता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ लॉन्ग एंड स्लाइटली पॉम्पस वर्ड, यानी पॉम्पस वर्ड। वो इयन ग्लैडन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द थोड़ा फॉर्मल लगता है लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या है इसका मतलब, लोगों का ध्यान रखना, उनके मामले संभालना और किसी पर्पस के लिए एक्शन लेना। ठीक है, ये इनका मतलब है। फेलिक्स से निग्रो का क्या है स्टेटमेंट, ये देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल टू अकॉम्प्लिश पर्पस। यानी ये कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैन और मटेरियल की बात आती है आप समझेंगे फेलिक्स से निग्रो है। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोगों और रिसोर्सेज, लोग मतलब मैन और मटेरियल्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज, जैसे सामान और पैसा, इनके इस्तेमाल करके कोई अपना जो काम है वो पूरा करे, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन है। इन दोनों का यूज़ आएगा, यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल। हर्बर्ट ए साइमन क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे से बताते हैं। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस ये एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब एक ग्रुप के लोग मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब जॉन ए वेग का स्टेटमेंट हम देखेंगे। जॉन ए वेग क्या कहते हैं, वेग और एफ.एम. मार्क्स जो है, वेग एंड एफ.एम. मार्क्स दोनों हैं यहाँ पर इसमें, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एक सोची समझी प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हों और जो हम नहीं चाहते वो ना हो। वो जो चीज़ आप चाहोगे वो अचीव हो जाए, जो आप नहीं चाहोगे वो अचीव ना हो जाए। तो यही बात एफ.एम. मार्क्स भी कहते हैं और जॉन वेग भी कहते हैं, ये सेम बात कहते हैं, जिसमें जो हमारा गोल्स है ना वो अचीव हो और जो हम नहीं चाहते वो ना हो। यानी प्लानिंग सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, गलत चीज़ों को रोकने के लिए भी होती है। सिर्फ काम किए जा रहे हो, गलत चीज़ें भी हो रही, नहीं, गलत चीज़ों को रोकने के लिए भी प्लानिंग की जाती है। फिफनर का स्टेटमेंट देख लेते हैं। फिफनर कहते हैं कि, और एल.डी. वाइट दोनों ही देखेंगे हम।
पहले तो दोनों ने ही है ना एम्फेसाइज करते हैं, ये कहते हैं कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में ले जाना ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ह्यूमन और मटेरियल को, यानी मानव को और उसके जो मटेरियल है उनको सही डायरेक्शन देना, उनमें ही ले जाना, वो क्या हो जाता है, उनको एक अच्छी डायरेक्शन देना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी अब देखिए गुलिक सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, लूथर गुलिक जो है वो सिंपल वर्ड्स में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। यानी कि वो एक चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है काम पूरा करवाना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, बस यही है, बहुत सिंपल है। जॉर्ज ई बर्कले के स्टेटमेंट्स हैं, ब्रुक्स के स्टेटमेंट, यहाँ सबके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जॉर्ज ए बर्कले और ब्रुक एडम्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, और अक्सर अलग अलग या कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ को भी एक गोल के लिए ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। अलग अलग आइडियाज़ हैं, है ना, अलग अलग बीइंग्स जॉइंटली इंगेज्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन प्रोसेस। तो ये बात की गई है कि मतलब अलग अलग आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, जॉइंट कर दिया जाता है। और ये क्यों जोड़ा जाता है कि जैसे कन्फ्लिक्टिंग जो एनर्जीज़ को एक सिस्टम के अंडर यूनाइट किया जाता है, जो कन्फ्लिक्ट कर रही चीज़ें हैं उनको एक जगह लाया जाता है, यूनाइट किया जाता है। ओके, केथ हेंडरसन की डेफिनेशन देखते हैं और ऑर्डवे टीड क्या कहते हैं। तो देखिए केथ हेंडरसन कहते हैं कि सिर्फ रिसोर्सेज का अरेंजमेंट नहीं बल्कि लोगों को डायरेक्शन देना, उनका मोटिवेशन बनाए रखना और उन्हें गोल ओरिएंटेड भी रखना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिर्फ लोग कर रहे हैं काम नहीं, उनको मोटिवेटेड रखो। टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन को, टेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंट्रल पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक सेंट्रल पावर हाउस की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस कहा है उन्होंने, जहाँ से पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनर्जी और डायरेक्शन, जैसे बिजली का घर होता है, पावर हाउस होता है, हम लोगों को कहाँ से बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से, वैसे ही टेड भी बताते हैं। ड्वाइट वाल्डो को देखते हैं। ड्वाइट वाल्डो ने इस प्रोसेस को कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट बोला है। क्या बोला है, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट बोला है, जिसमें हर काम लॉजिक, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। लॉजिक मतलब हर चीज़ का एक तर्क होता है, प्लानिंग करके पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। जेम्स मैकेनी कहते हैं कि इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड स्किल कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे इंजीनियर को बिल्डिंग बनाना आता है, डॉक्टर को डिजीज समझना आता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली हैंडल करना आता है, इन्होंने ये बताया है। FM मार्क्स के हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो यही सब आपने इतनी ऊपर जो डेफिनेशंस देखी हैं, तो इनमें जो दो मेन एलिमेंट सबने बात किया उसके बारे में। सबसे पहले तो सब बात कर रहे हैं, एक तो कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं और एक कॉमन गोल की बात कर रहे हैं। ये बार बार रिपीट हुआ है, कलेक्टिव एफर्ट और कॉमन गोल। तो यही है रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक ग्रुप मिलकर किसी कॉमन गोल को, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे। यही प्रोसेस हर जगह होती है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट कंपनीज में, और इसीलिए इसे यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हल्का सा डिफरेंस देखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकार और सरकारी सेटिंग्स में होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज आती हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है, जैसे बिजनेस कंपनीज, प्राइवेट स्कूल्स एक्सेट्रा वगैरह जो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझा ना, अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैंने बताया आपको ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका छोटा पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा पार्ट ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। यानी यही एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेसिफिक हिस्सा है, एक छोटा सा स्पेसिफिक हिस्सा है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो सरकारी सिस्टम के अंदर काम करता है। और यही हमारा सब्जेक्ट भी है, इसी को हम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, हम सरकारों के बारे में ही तो पढ़ते हैं। तो यही हिस्सा स्पेसिफिक जो है गवर्नमेंट के बारे में हमें बताता है, सरकारी सिस्टम को समझने में मदद करता है। इसका काम होता है उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स डिसाइड करते हैं हमारे लिए।
उन चीज़ों को पूरा करना, ये इसका मतलब होता है। इसीलिए इसे गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहा जाता है, इसे गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ जो है पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी सरकारी, ठीक है। यहाँ पब्लिक का मतलब होता है सरकारी और गवर्नमेंट, तो इसका मेन फोकस होता है गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उनको देखरेख करना, उनकी देखभाल करना, यही इसका मतलब होता है। देखिए वुड्रो विल्सन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनकी एक डेफिनेशन आती है। वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि लॉ को डिटेल और सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, कानून का ढंग तरीके से, अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, यही है उनके नज़र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। वो कहते हैं जितने भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर लॉ को अच्छे से ढंग से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना ही प्रशासनिक काम होता है, यही वो बताते हैं। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का सबसे ऑब्वियस हिस्सा है, ज़रूरी है, यही गवर्नमेंट इन एक्शन है। वास्तव में गवर्नमेंट जो एक्शन में दिखती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिखती है। एग्जीक्यूटिव काम करता हुआ हिस्सा कौन सा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट इन ऑब्वियस बताया है, मोस्ट विजिबल साइड बताई है गवर्नमेंट की। फिर एल.डी. वाइट का एक स्टेटमेंट क्या आता है पब्लिक एड को लेके, देखिए एल.डी. वाइट ने बताया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे ऑपरेशन हैं जिनका मकसद होता है पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना। यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी न्यू वर्ड आता है, हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो एल.डी. वाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक पॉलिसी बताया है। फिर हम बात करते हैं लूथर गुलिक की। लूथर गुलिक के मुताबिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस साइंस का हिस्सा है जो सरकार से जुड़ी होती है। कौन सी साइंस, जो सरकार से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, उसी का हिस्सा क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मेनली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है, यानी सरकार के वो हिस्सों को जो एक्चुअली में काम करते हैं ना, सरकार के वो हिस्से जो वास्तव में दिखते हैं, काम करते हैं, वो जो वास्तव में काम कर रहे हैं वो है। जैसे हाँ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस से भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स जुड़ी हो सकती हैं, पर फोकस किस पर किया गया है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर किया गया है। इन्होंने मेनली किस पे फोकस किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर फोकस किया है। अब साइमन की बात अगर हम करें तो साइमन कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आम जिंदगी में जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी होती है उसमें सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के एक्टिविटीज़ से होता है, चाहे वो नेशनल, स्टेट या लोकल पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ आ सकता है कि नेशनल, स्टेट, लोकल पर किसने बात की है, तो साइमन ने बात की है, राइट। फिर हम बात करते हैं फिफनर क्या कहते हैं। देखिए फिफनर का स्टेटमेंट आता है, फिफनर कहते हैं गवर्नमेंट का कोई भी काम, सरकार का कोई भी काम, जैसे हेल्थ में देख लीजिए लैब में एक्सरे मशीन चलाना या मिंट के अंदर कॉइन बनाना, हम जो सिक्के बनाते हैं, सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि है तो गवर्नमेंट का काम ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट का काम पूरा करना। लोगों के सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर दो, मिला दो और गवर्नमेंट का काम करो, तो वही क्या हो जाएगा, वो टास्क हो जाएगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फिफनर कहते हैं। इयन ग्लैडन क्या कहते हैं, इयन ग्लैडन के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ही, सरकार का प्रशासन ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एच हॉकर की स्टेटमेंट देखते हैं, वो कहते हैं जब सरकार किसी कानून को लागू करने के लिए कोई काम करती है, कोई कानून है उसको लागू करना है और सरकार वो काम कर रही है, तो उसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। विलकबाई की स्टेटमेंट देखते हैं। विलकबाई कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में दो सेंस में यूज होती है। एक ब्रॉड सेंस में जहां गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच का काम एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, और एक नैरो सेंस में जहां सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का काम एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है, तो देखिए दो तरह के, ब्रॉड सेंस में क्या हो गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हो, वो ब्रॉड, और नैरो सेंस मतलब छोटी सी एक कोई चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हो। तो ब्रॉड में तो सारे गवर्नमेंट का काम को इंक्लूड कर दिया गया और नैरो में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से रिलेटेड काम इंक्लूड किया गया है। तो विलकबाई ने दो तरीके से जो है बताया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि हाँ ये हो सकता है
मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते वक्त हम नैरो सेंस को ही थोड़ा सा मानते हैं, ठीक है। ड्वाइट वाल्डो की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ड्वाइट वाल्डो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बताते हैं, आर्ट और साइंस, ये दोनों तरीके से, आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजमेंट कहा है इन्होंने, जो स्टेट के जो काम होते हैं उन पर लागू होता है, राइट। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रोसेस जो है वो सरकार की इच्छा को पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली एक्टिव होता है। ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है, सरकार की इच्छा इससे पूरी हो रही है। जो लॉज बनाए जाते हैं उनको ऑर्गेनाइज और मैनेज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये एक साइंटिफिक फील्ड है जो प्रोसेस को क्या करता है, स्टडी करता है। ये कहते हैं ड्वाइट वाल्डो साहब। अब हम चलते हैं एमी डिमॉक क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लॉज और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाए गए होते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, टेक्निक्स जितने भी होते हैं और अथॉरिटी के पावर्स सब कुछ इंक्लूड होता है। ये लॉ इन एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, लॉ इन एक्शन। लॉ वास्तव में एक्शन में आती है, ये होता है लॉ इन एक्शन की बात की गई है, राइट। यानी कानून को ज़मीन पर लागू करना, उसको अच्छे से काम करवाना, ये है। जॉन ए वेग क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। जॉन ए वेग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वो प्रैक्टिसेस, पर्सनल जो कार्मिक होते हैं और प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट के सिविलियन फंक्शंस को इफेक्टिव बनाते हैं, वो सारे फंक्शंस इसके अंदर आते हैं, ओके। अब पर्सी मैक्विन क्या कहते हैं। पर्सी मैक्विन कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट के ऑपरेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सेंट्रल हो या लोकल। तो देखिए सेंट्रल और लोकल दो की बात की है पर्सी मैक्विन ने, नेशनल, लोकल और स्टेट की बात की है साइमन ने। दोनों PYQ पूछे जा सकते हैं आपसे। पर्सी मैक्विन बात करते हैं कि जहां पर सेंट्रल और लोकल की बात कौन कर रहे हैं, पर्सी मैक्विन, ठीक है। अब मर्सन की एक डेफिनेशन है। मर्सन कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जैसे पॉलिटिक्स एक इंक्वायरी है जिसमें लोग अपनी विल को पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। जो लोग हैं अपनी विल, अपनी इच्छाओं को किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं अपनी विल को। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक इंक्वायरी है। उन पॉलिसीज़ को कैसे प्रैक्टिकल काम में बदला जाए उसकी इंक्वायरी क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको प्रैक्टिकली बदलती है। फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है कर्सन और हैरिस की स्टेटमेंट। देखिए जो कर्सन और हैरिस है वो क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार का जो क्या है, सरकार का एक्शन पार्ट है। एक्शन पार्ट है जो सरकारी गोल्स और पर्पसेस को रियलिटी में बनाता है, ठीक है। फिर FA निग्रो आते हैं। इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए, आप देख सकते हैं पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है। तो FA निग्रो जो है वो 5 पॉइंट्स देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, डेफिनेशन को लेकर। पहला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ग्रुप एफर्ट होता है, मतलब समूहों का एफर्ट लगाना, जोर लगाना। तो एक ग्रुप का एफर्ट होता है पब्लिक सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा है ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल तीनों ब्रांचेस को कवर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर तीनों ब्रांचेस को कवर करता है जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल ब्रांचेस होती है। उनके बीच के रिश्ते को भी ये क्या करता है, डिफाइन करता है, राइट। तीसरा पॉइंट आता है पॉलिसी बनाना और पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट भी है। पॉलिसी भी बनाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या है, ये पार्ट भी है। फोर्थ आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये थोड़ा अलग, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना उससे ये अलग होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर फिफ्थ पार्ट आता है जो कि लास्ट है, वो क्या है कि पब्लिक ग्रुप्स और लोगों के साथ मिलके सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही इजी इन्होंने 5 तरीके से बताया है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं JS हडसन क्या कहते हैं इसके बारे में। तो J हडसन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जो गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज करवाती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल, रीजनल या लोकल, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये करते हैं। जेम्स F फेस्लर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीज़ें हैं, उसमें दोनों चीज़ें हैं।
पॉलिसी बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। पॉलिसी बनाते भी हैं और पॉलिसी को लागू भी करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी भी है और क्या है, पब्लिक भी है, मतलब नौकरशाही भी है और क्या है, पब्लिक भी है। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने समझा फेस्लर का कहना क्या था। जेम्स डब्ल्यू डेविस क्या कहते हैं, जेम्स डब्ल्यू डेविस सिंपल वे में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जोड़ा जा सकता है। डेविस ने क्या कहा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। फ्रैंक गुडनाउ कहते हैं, फ्रैंक गुडनाउ क्या कहते हैं, वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है स्टेट के द्वारा, नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लॉ को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, लॉ को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। और वो सेमी साइंटिफिक बताते हैं, जुडिशियल और कॉमर्शियल फंक्शन भी कर सकता है। तो इन्होंने है ना सेमी साइंटिफिक बताया है, ये याद रखेंगे, सेमी साइंटिफिक बताया है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल, क्वासी बिजनेस और कॉमर्शियल फंक्शंस, ये तीनों में। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, रिडले की डेफिनेशन आती है, उसमें वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन द पब्लिक सेक्टर। ये सब ने एक ही बात की है कि हाँ पब्लिक सेक्टर है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है स्टेट के द्वारा की गई एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा की जाती है और ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल और नॉर्मेटिव हो सकता है। तीनों चीज़ें हैं कि डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, थ्योरेटिकल हो सकता है और नॉर्मेटिव हो सकता है, नॉर्म्स पर चल सकता है। ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, हमें देखते जाना है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं है, ना हमें उसको देखना है ये क्यों कहा गया है, ऐसा नहीं, बस पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एम रूथन स्वामी की डेफिनेशन। वो कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट या छोटी सरकार, जैसे कि छोटी सी सरकार का मतलब इंस्टीट्यूशन, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, उनके अफेयर से जुड़ी होती है तो वो क्या कहलाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। छोटी सरकार की बात की गई है ना। फिर डिमोक और डेमोक आते हैं और वो बोलते हैं जैसे पॉलिटिक्स पढ़ते वक्त हम देखते हैं लोग क्या चाहते हैं सरकार से। जब आप पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं आप क्या देखते हैं, लोग भाई लोगों की इच्छा क्या है सरकार से, वो सरकार से डिमांड क्या कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं तब देखते हैं ना पॉलिटिक्स, तो हम उसमें यही चीज़ देखें कि उन्हें कैसे वो चीज़ें मिले। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि वो जो डिमांड है वो लोगों तक पहुँचे कैसे, लोगों को मिले कैसे, ये चीज़ इसमें देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सिर्फ क्या काम हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि काम कैसे हो रहा है उस पर बात करता है, उस पर ध्यान देता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वही जगह है जहां लॉ और पॉलिसीज रिकमेंड भी होती है और इम्प्लीमेंट भी होती है। दोनों चीज़ें बता दी डिमॉक एंड डेमोक ने, पब्लिक पॉलिसी जहां रिकमेंड भी होती है और कैरिड आउट भी होती है, ठीक है। फिर आते हैं जे ग्रीनवुड एंड डी विल्सन की बात की गई है। ये कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिविटी है, राइट, एक एक्टिविटी है और क्या है, इंस्टीट्यूशन का सेट भी है और एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी इन्होंने बताया है। फिर रोजेन ब्लूम की बात कर ली जाती है कि रोजेन ब्लूम के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ इन्वॉल्व्ड होता है। ये मेनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो हमने पढ़ा क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये मेनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है। ये मैनेजरियल, लीगल और पॉलिटिकल टूल्स का यूज़ करता है और सोसाइटी के लिए सर्विस देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। फिर आता है इजियंस एमसी ग्रेगर के अनुसार, तो वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मकसद होता है मीनिंगफुल पब्लिक एक्शन लेना। यानी कि फालतू सा आपने कोई एक्शन ले लिया नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए, लोगों के लिए ज़रूरी होना चाहिए, पर्पस उसका जो है क्लियर होना चाहिए, राइट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन क्या है, गोल यही है कि वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मीनिंगफुल एक्शन ले, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की नीड्स, डेमोक्रेसी को पब्लिक के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए और उनके बीच एक बैलेंस बनाया जाए, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर हम देखते हैं एफएम मार्क्स क्या कहते हैं। तो एफएम मार्क्स कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सिविलियन फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन, कार्मिकों और पर्सनल और प्रोसीजर्स को फॉलो करना। क्या करने के लिए, सिविलियन फंक्शंस को,
मेंटेन करना। तो देखिए हमने इतनी सारी डेफिनेशंस ऊपर पढ़ी हैं, बहुत सारी है, तो जितने भी ऊपर दिए गए डेफिनेशंस को एनालिसिस करने से यही समझ आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट दो सेंस में यूज होता है। कौन कौन से सेंस में? दो सेंस में। पहला है वाइडर सेंस जिसे ब्रॉडर सेंस कहा जाता है, और दूसरा है नैरो सेंस। पहले वाइडर सेंस की बात अगर हम करें तो इसमें गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी आते हैं, तीनों ही ब्रांचेस आती है उसमें, और जिसका समर्थन कौन कौन करते हैं? वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, डिमॉक, निग्रो, फिफनर। याद रखने के पॉइंट्स हैं ये कि ब्रॉडर सेंस का समर्थन किस किस ने किया है, कौन कौन व्यू देता है, तो विल्सन, वाइट, डिमॉक, निग्रो, फिफनर, ठीक है। और फिर आता है इसी के कंट्रास्ट की बात करें तो आता है नैरो सेंस। नैरो सेंस मतलब संकीर्ण, जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव, याद रखेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच आती है, उसी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इस व्यू को किसने सपोर्ट किया है? इस व्यू को साइमन गुलिक टेड फेओल विलकबाई, साइमन गुलिक टेड फेओल विलकबाई इसका सपोर्ट करते हैं। स्पेशल नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर? वो ये है कि विलकबाई ने एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में डिफरेंस बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच तक सीमित कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, ठीक है। और उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट का 4th ब्रांच भी कहा। इसी के साथ याद रखने वाली बात है कि किसने कहा है? विलकबाई ने कहा है गवर्नमेंट के 4th ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अलावा कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द 4th ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक अल्बर्ट लेपवास्की हैं जो कहते हैं, इन्होंने इस आइडिया को एक्सट्रीम कहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बता दिया, लेकिन उसमें लॉजिक भी इन्होंने माना है क्योंकि ये थॉट वुड्रो विल्सन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी का नेचुरल रिजल्ट था, इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा सा वो क्या है लॉजिकल भी माना है। अब हम है ना चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की ओर, इसे समझते हैं, ठीक है। ये जो शब्द है ना एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और ये मैनेजमेंट, ये तीनों ही शब्द अक्सर एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका मतलब क्या है? अलग अलग होता है वास्तव में देखा जाए तो। विलियम सॉल्ज के द्वारा इनके बीच एक क्लियर डिफरेंस जो है हमें समझाया गया है। वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, विलियम सॉल्ज कहते हैं कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना गाइस, ये वो पावर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सेट करती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सेट करती है और उसके काम करने की पॉलिसीज़, जो नीतियां हैं, उसको बनाती है। काम करने की पॉलिसीज़, नीतियां बनाती है और एक संगठन कैसे काम करेगा वो पॉलिसीज़ बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब विलियम सॉल्ज बताते हैं कि उसका मतलब लोग, सामान, टूल्स, मशीन्स और काम करने की जगह, ये सब कुछ मिलके एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनता है। सब कुछ मिला दो, टूल्स मिला दो, कोई सामान है वो मिला दो, ये सब चीज़ें मिला के क्या बनता है? लोगों को भी मिला दो तो एक सिस्टम बन गया अपने आप में। जो वो ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाते हैं जो किसी स्पेसिफिक गोल्स, हमारे उद्देश्य को अचीव करने के लिए बना होता है। फिर मैनेजमेंट की बात वो करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है? गाइड, ऑर्गेनाइजेशन को लीड मतलब नेतृत्व करती है, डायरेक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट करती है, ये मैनेज करती है, प्रबंध करती है उस चीज़ का, और इससे क्या होगा? हम अपने गोल को अच्छे से अचीव करेंगे, है ना। तो ये है मैनेजमेंट। तो ये तीनों में डिफरेंस बताया है। किसने बताया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विलियम सॉल्ज ने बताया है। फिर इसी तरह ओलिवर शेल्डन की बात अगर हम करें, ओलिवर शेल्डन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपना मत देते हुए कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम, फिर से वो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है? पॉलिसी बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम इन्होंने बताया है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी को क्या करना? इम्प्लीमेंट करना।
और उसी बाउंड्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स की है, कौन से बाउंड्री के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी फिक्स कर दी है। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना है, एक मशीन माना है जो मैनेजमेंट के लिए काम करती है। अब इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करेगी, मैनेजमेंट के लिए। ये कौन कह रहे हैं, ओलिवर शेल्डन कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के लिए काम करेगी। राइट, किन के लिए काम करती है, मैनेजमेंट के लिए काम करती है। यानी स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट काम करने के लिए यूज़ करता है वही ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्ट्रक्चर मैनेजमेंट अपना काम करने के लिए यूज़ करता है वो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बताया है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सभी टूल्स, लोग, सब कुछ आ जाते हैं। तो एक तरीके का हमने पढ़ा था सिस्टम, और एक तरीके का जो स्ट्रक्चर्ड है वो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो और उन्होंने ये भी बोला है, ओलिवर जो शेल्डन है वो ये भी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गोल डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है गोल डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है, मैनेजमेंट उस गोल की तरफ काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक टूल है। ऑर्गेनाइजेशन को सबने एक टूल माना है जो मैनेजमेंट यूज करता है, मैनेजमेंट उसका उपयोग करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने के लिए, जो गोल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लियरली अब हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर कौन कौन आते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट अपने आप आ जाते हैं। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इज इंक्लूड इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है बहुत इजी वे में। अब हम नेचर की तरफ चलते हैं। हर इंसान का एक नेचर होता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी खुद का क्या है, एक नेचर है, एक प्रकृति है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने दो तरीके के डाइवर्जेंट व्यूज़ दिए हैं नेचर को लेके, प्रकृति को लेके। वो क्या क्या हैं, पहला है इंटीग्रल व्यू और दूसरा है मैनेजीरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू और मैनेजीरियल व्यू को डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रल मतलब क्या दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा, मतलब व्यापक। राइट, इन दिस व्यू अगर हम बात करें, इस व्यू के अंदर, इस व्यू के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सारे तरह के काम। देखिए, सारे मतलब आ जाता है सब, सब में आप कहेंगे ना, सब टोटल मतलब बड़ा क्षेत्र होगा, सब मतलब बहुत बड़ा, व्यापक। ठीक है, हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्यापक क्षेत्र है इसका, व्यापक इसकी प्रकृति है। इंटीग्रल व्यू में क्या काम आ जाएंगे, सारे काम आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सारे काम। जैसे कोई भी ऊपर वाला मैनेजीरियल काम देख लो, टेक्निकल काम देख लो, क्लर्कियल काम देख लो, मैनुअल काम देख लो, वो सारे काम को मतलब जिस भी गोल को पूरा करने के लिए, कोई आपका पर्टिकुलर गोल है उसको पूरा करने के लिए किए जाते हैं। यानी टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक के सारे काम इसमें आते हैं। जितने लोग काम करते हैं सबका काम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। एल डी वाइट और डिमोक के मुताबिक अगर हम देखें तो उन्होंने जो है इस व्यू को सपोर्ट किया है। इंटीग्रल व्यू को किसने सपोर्ट किया है, एल डी वाइट और डिमोक ने। ये कहते हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके मैटर पर डिपेंड करता है। कोई भी डिपार्टमेंट है ना भाई, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके सब्जेक्ट मैटर पर, उस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है किसी भी डिपार्टमेंट का, जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हेल्थ को देख लीजिए, हेल्थ का सब्जेक्ट क्या है, लोगों को स्वास्थ्य वगैरह देना, है ना। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट अलग है। हर स्फीयर, जो हर तरीके का स्फीयर एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम करता है। ये हमने पढ़ा इंटीग्रल व्यू के अंदर। अब हम बात करेंगे मैनेजीरियल व्यू की। मैनेजीरियल व्यू यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस व्यू के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझना। मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ ही होता है इसका मतलब, यानी प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये जो बड़ी बड़ी ऊपर की जो बड़े बड़े लोग डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेजीरियल व्यू के प्रकृति क्षेत्र में आ जाती है। इसका मतलब होता है कि इसमें ना भाई छोटे छोटे क्लर्क के काम को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो छोटे लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ बड़े लोगों को इंक्लूड किया जाता है। यह याद रखेंगे तो इजीली याद रहेगा।
ये व्यू कहता है कि सिर्फ टॉप लेवल के ऑफिशियल्स सारे इसी के अंदर होते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन हम समझते हैं। इस व्यू के कौन समर्थक हैं? साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर ग्युलिक। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप याद करेंगे। साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर ग्युलिक जो है इस व्यू को बहुत ज़्यादा, मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके अकॉर्डिंग जो है इसमें वो कहते हैं कि उनके हिसाब से मैनेजरियल टेक्निक्स हर फील्ड में क्या है, सेम होती है। कोई भी फील्ड देख लीजिए, जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है गाइस वो सेम होती है। सबने बताया है इसको, इन लोगों ने, कि सेम होती है मैनेजमेंट की टेक्निक्स, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह सिमिलर माना जा सकता है। ऊपर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन को जो है क्या माना गया है, डिफरेंट माना गया है, लेकिन यहाँ पर क्या माना गया है, यहाँ पर सिमिलर माना गया है। तो फर्क तो है व्यू में। अब लूथर ग्युलिक का क्या कहना है ये देखते हैं। लूथर ग्युलिक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है काम करवाना, डिफाइंड गोल्स को अचीव करना। हमने ऊपर डेफिनेशंस पढ़ी थी ना अभी कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, कैसे भी काम हो जाए। अकम्पलिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो तय किए हुए हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाए हमें, ये लूथर ग्युलिक साहब कहते थे। ऑडवे टीड ने ऑब्जर्व किया है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना, वो ग्रुप के एफर्ट्स को गाइड करता है, नेतृत्व करता है, गाइड करता है, फॉरवर्ड करना। ग्रुप के एफर्ट्स को क्या करना, फॉरवर्ड करना, और उनके काम को फैसिलिटेट करना, ताकि एक डिफाइंड गोल जो है उसको क्या हम कर सकें, अचीव कर सकें। डिफाइंड गोल को अचीव करना, ये कौन कहते हैं, ये ऑडवे टीड ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है सिमिलरली स्मिथबर्ग, साइमन और थॉमसन क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है उन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स से जो हर ग्रुप में कॉमन होते हैं। वो पैटर्न, वो बिहेवियर, वो लोगों के बिहेवियर और पैटर्न जो सब ग्रुप में सेम टू सेम होते हैं ना, बिना इस बात के, मतलब हर ग्रुप में कॉमन होते हैं, बिना इस बात के कि उनका गोल क्या है, क्या कैसे अचीव करना है, उनको स्टडी करना। वही क्या किस में आ जाता है, मैनेजरियल व्यू में। ये कहते हैं पैटर्न सबके सेम होते हैं, बिहेवियर सबके सेम होते हैं, सेम वाली बात की गई है हर ग्रुप में, जबकि अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिमिलरली इसको जोड़ा गया है। तो इतने सारे हमने बहुत सारे देखे, तो कौन सही है, क्या कौन सा व्यू सही है? तो ना तो देखिए, ना इंटीग्रल व्यू परफेक्ट है, ना ही मैनेजरियल व्यू। Neither the integral view nor the managerial view is without any flaw। सब में कुछ ना कुछ कमियां तो है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, शब्द का सही मतलब कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। किसी सेटिंग में कैसे वो यूज़ हो रहा है, तब पता चलेगा असली एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। दोनों में से हम किसी को ऐसे नहीं पकड़ के बैठ सकते कि ये सही है और ये गलत है। वो कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है, अपनी अपनी वो पोजीशन जो है कंटेक्स्ट के हिसाब से आती है। एमी डेमॉक साहब जो है ना, जियो डेमॉक, एमी डेमॉक जो है, और LW.K. नोइंग जो है, ये तीन लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने समझाया है। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एज अ स्टडी, एक स्टडी के तौर पर, एज अ स्टडी के तौर पे ये बात करते हैं, एक विषय के रूप में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के एफर्ट्स को समझाता है, कैसे वो कानून को लागू करती है और पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, उसको समझाता है। एज अ प्रोसेस की बात की गई है, एक प्रक्रिया के रूप में। जैसे जब किसी एजेंसीज़ को काम दिया जाता है, जैसे एक बिल्डिंग बनानी हो, तब उसके फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट ब्रिक तक जितने स्टेप्स आते हैं वो सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया आधारित। ठीक है। और अगर एजेंसीज़ ने प्रोग्राम बनाने में भी पार्ट लिया है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। फिर हम देखते हैं कि एक वोकेशन के तौर पर, वोकेशन मतलब एक प्रोफेशन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है दूसरों के काम को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद डायरेक्ट करना, उसको साथ ही साथ उसको डायरेक्शन भी देना चाहिए। खासकर एक पब्लिक एजेंसीज़ के अंदर ये सब होता है, पब्लिक एजेंसीज़ में ये देखने को मिलता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जहाँ विकास हुआ नहीं है अभी तक, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे भारत में देख लीजिए ना, एग्जाम्पल आप इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रल अप्रोच से देखना चाहिए।
क्योंकि यहाँ 90% काम कैसा हो रहा है, क्लर्कियल लेवल पे शुरू होता है। अब भारत में तो क्या है, क्लर्कियल लेवल ज़्यादा है, मैनुअल काम ज़्यादा है। तो भारत के अंदर हम कैसे देखें इसको, इंटीग्रल व्यू के तौर पर देखें। भारत का जो है 90% काम कैसे हो रहा है, क्लर्कियल मैनुअल लेवल पर हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर है ना, जैसे फाइनली हम देखें टॉप लेवल से अप्रूव किया जाता है कोई काम और फिर उसको नीचे वाले लोग लागू करते हैं। और जैसे इंडिया के अंदर क्या है, क्लर्क लोगों को क्या बोला जाता है, बाबू। ये सिस्टम आज भी है ना, क्लर्क या बाबू को भी ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को किंग पिन माना जाता है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है यहाँ पर। स्कोप देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्या जो है क्षेत्राधिकार है, क्षेत्र का दायरा क्या है, लोक प्रशासन का दायरा पढ़ेंगे। तो देखिए ल्यूथर ग्युलिक से ही स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 व्यूज़। पहली बात तो इसमें 2 व्यूज़ देखेंगे, पहला है पोस्ट कॉर्प और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। डिटेल्स ही हम इसको कवर करेंगे। जो ये पोस्ट कॉर्प व्यू है ना, तो दिस व्यू ऑफ द स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया था, लूथर ग्युलिक ने दिया था। नाम याद रखेंगे। लूथर ग्युलिक क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस का सेट होता है। क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन का एक सेट होता है, जिसे उन्होंने शॉर्ट में क्या बोला है, पोस्ट कॉर्प नाम दिया है, ठीक है। ये नाम 7 बेसिक एलिमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं कामों को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या क्या हैं, जैसे प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग, सबसे पहले समझते हैं कि देखिए प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका रोड मैप। ओके किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, उसका रोड मैप जो है वो बनाना। जैसे कि क्या करना है हमें, है ना, किस ऑर्डर में करना है और किस तरीके से करना है, ताकि हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाए। ये क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात अगर हम करें तो ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना, जहाँ रोल्स, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना जहाँ रोल्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी अथॉरिटी, वो सब क्लियर हो, एकदम क्लियरली डिफाइंड हो, जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है, उसे क्या करना है। और सब लोग कोऑर्डिनेट करके, क्या करके, कोऑर्डिनेट करके सब लोग जो है वो उस तरीके से काम कर सकें। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है सही लोगों को हायर करना। स्टाफ, अच्छे स्टाफ रखो, सही लोगों को क्या करना, हायर करना, ताकि उनका जो ट्रेनिंग है वो सब अच्छी हो, उनकी ट्रेनिंग, और उनके लिए ऐसे वर्किंग कंडीशंस को बनाना जहां वो एफिशिएंटली काम कर सकें। वर्किंग कंडीशंस को बहुत अच्छा बनाना ताकि वो क्या कर सके, एफिशिएंटली काम कर सकें। उनकी जो वो काम करें ना, उससे प्रोडक्शन अच्छा मिले। ये एक तरीका है, ये कह सकते हैं बहुत अच्छा तरीका है। और इसी तरह मैन पावर का मैनेजमेंट करना स्टाफिंग कहलाता है। फिर आता है डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग यानी होता है एक तरह से लीडरशिप करना। लीडरशिप मतलब हम कहते हैं ना, आपको नेतृत्व की क्षमता, डायरेक्ट कैसे अच्छे से आप हुए हैं, डायरेक्टिंग करना। उसको इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स देना कैसे आना चाहिए, मतलब मेन टीम तक पहुंचाना, क्या टीम को करना है। तो ये काम जो है लगातार चलता है और लीडर को मोटिवेट करता है। लीडर जो है मोटिवेट करता है किनको, एम्प्लॉयज़ को, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। लीडर का काम होता है ये अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना एंड ऑल। कोऑर्डिनेटिंग एक वर्ड आता है। क्या है कोऑर्डिनेटिंग का मतलब, अलग अलग डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स के काम को आपस में लिंक कर देना, मिला देना, ताकि कोई भी काम क्या है, डुप्लीकेशन ना हो, एक काम दोबारा कॉपी पेस्ट ना हो। कोऑर्डिनेटिंग कर देना, डुप्लीकेशन से बचना, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरीके से उस काम को, ताकि वो स्मूथली चले, बहुत आराम से काम चले, ठीक है। फिर आता है रिपोर्टिंग करना। देखिए रिपोर्टिंग का मूल उद्देश्य ये है कि ऊपर से अथॉरिटीज़ को मतलब आप बताना, ऊपर जाकर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना, बताना कि ग्राउंड लेवल पर, जो नीचे का फील्ड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या घटित हो रहा है, ये जाके ऊपर वाली अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट देना। हम कहते हैं ना, रिपोर्ट दे दीजिए ऊपर जाके। साथ ही खुद भी अपडेट रहना,
रिपोर्टिंग का मतलब खाली ऊपर वाले लोगों को जाके रिपोर्ट दे देना ही नहीं होता है, खुद भी अपडेट रहना कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, इन सब चीज़ों से खुद अपने रिकॉर्ड्स को रखना, मैनेज करना, रिसर्च या इंस्पेक्शन के ज़रिए ये सब चीज़ें होती है, ये होती है रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर आता है बजटिंग। बजटिंग नाम से ही पता चल रहा है कुछ फाइनेंशियल होगा ज़रूर, तो पैसों की प्लानिंग, अकाउंटिंग, कंट्रोल करना, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च होंगे, कहाँ जाएंगे, इन सब चीज़ का पूरा ध्यान रखना क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। अब हमने ये 7 एलिमेंट्स आप कह सकते हैं पढ़े हैं, तो ये नॉर्मली सभी डिपार्टमेंट्स में सेम टू सेम एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही ब्रॉड सेंस में इसका यूज़ होता है। फिर आता है एक नया व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये इसी के साथ स्कोप के अंदर ही आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसका नाम है सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो देखिए, पहले पोस्ट कॉर्प मॉडल को लोग फुल एक्सप्लेनेशन मान लेते थे। पहले तो लोगों को पता नहीं था ना कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगा सब्जेक्ट, तो पहले लोग जो है इस पोस्ट कॉर्प व्यू को ही सब कुछ मान लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू इवॉल्व होता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स को लगा कि ये मॉडल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये पोस्ट कॉर्प मॉडल है ना, ये सिर्फ एक एंगल बताता है, सिर्फ एक कहते हैं ना पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, तो ये जो पोस्ट कॉर्प व्यू है सिर्फ एक पहलू बताता है। दूसरा पहलू क्या बताएगा, सब्जेक्ट मैटर व्यू बताता है। सब्जेक्ट मैटर व्यू जो होता है कि एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं रियल में, वो बताता है। जैसे डिफेंस के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन में क्या है, हेल्थ सेक्टर में क्या है, ये सब चीज़ें। और पोस्ट कॉर्प तो सिर्फ किस पे बात करते हैं, टेक्निक्स पे। आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये सब तो आपके टेक्निक्स में आ गई। सब्जेक्ट मैटर व्यू बताता है कि रियल में कैसे जो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहले कि पोस्ट कॉर्प को अगर सिर्फ एक टूल समझें, जो हमने पढ़ा ऊपर पोस्ट कॉर्प जो 7 एलिमेंट्स, उसको अगर एक टूल समझा जाए तो असली एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंटेंट है, असली एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंटेंट या हम कह सकते हैं सब्सटेंस है, वो मिस हो जाता है। सिर्फ अगर पोस्ट कॉर्प को ही समझ लिया जाता है तो रियल एडमिनिस्ट्रेशन तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, रियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट मैटर व्यू को भी समझें, जो कि हमें बताता है डिपार्टमेंट कैसे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हो सकती है। सब डिपार्टमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग टेक्निक्स वहाँ यूज़ हो सकती हैं, तो इसीलिए पोस्ट कॉर्प हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो इस व्यू के अनुसार जो ये सब्जेक्ट मैटर व्यू है, इसके अनुसार क्या है, इस व्यू के अनुसार हम कह सकते हैं हर डिपार्टमेंट का अपना एक लोकल सिस्टम होता है। क्या होता है, अपना एक लोकल सिस्टम होता है। इस व्यू के अनुसार, सब्जेक्ट मैटर व्यू के अनुसार, हर डिपार्टमेंट का खुद का एक क्या होता है, लोकल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम और चैलेंजेस जो होती है ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलग होती हैं। एजुकेशन में पढ़ाई करवाई जाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य के बारे में बात होती है। इसीलिए हर एक के अपने स्पेसिफिक तरीके और मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी हो सकता है कि गुलिक का जो पोस्ट कॉर्प व्यू है, जो गुलिक का पोस्ट कॉर्प मॉडल भी उस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर से प्रभावित होता है जहाँ वो अप्लाई हो रहा है। ये भी है इसका मतलब, प्रभावित तो होगा, इन्फ्लुएंस तो होगा ही। इसीलिए सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि सिर्फ काम करने के तरीके यानी टेक्निक्स, काम करने के जो तरीके होते हैं यानी टेक्निक्स जो होती है, वो सिर्फ टेक्निक्स पे बात नहीं करता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। वो किस पर बात करेगा, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस सर्विस या किस फील्ड में काम कर रहा है, उसकी सर्विस और फील्ड को समझो, तभी हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली जो है अच्छे से समझ पाएंगे। यानी पोस्ट कॉर्प टेक्निक्स इंपॉर्टेंट तो हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं पोस्ट कॉर्प की टेक्निक्स, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी समझना है कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड का क्या नॉलेज है, ये भी हमें इक्वली हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट कॉर्प वर्सेज सब्जेक्ट मैटर व्यू एक करके हम देखते हैं। पोस्ट कॉर्प वर्सेज, इसमें वर्सेज लगा दी गई है सब्जेक्ट मैटर व्यू के इसमें। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना इन्हें बहुत डिटेल में, तब हमें पता चलता है कि पोस्ट कॉर्प और सब्जेक्ट मैटर व्यू एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे को
कट नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है, काट नहीं रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मतलब कह सकते हैं एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये दोनों मिलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट स्कोप बनाते हैं, ठीक है। लेविस मैरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, लेविस मैरियम का नाम आता है, इन्हें याद करना है। इनका कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक सीजर के तरह, यानी कि एक कैंची की तरह काम करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसका एक ब्लेड क्या है, पोस्ट कॉर्ब है, दूसरी ब्लेड सब्जेक्ट मैटर व्यू है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लाइक अ टू ब्लेड्स लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स इन्होंने बताया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। लेविस मैरियम ने ये स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने ये कहा है जिसमें एक ब्लेड पोस्ट कॉर्ब है, टेक्निक्स हैं, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है। काम तभी होगा जब दोनों ब्लेड्स अच्छे से काम करेंगे। एमी डिमॉक क्या कहते हैं, अब यहाँ पे एमी डिमॉक की बात आती है। एमी डिमॉक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें क्या क्या, जैसे कि क्या करना है, पहली बात वो करते हैं कि क्या करना है, व्हाट, और कैसे करना है यानी कि हाउ, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। व्हाट और हाउ की बात की गई है यहाँ पर। व्हाट का मतलब होता है कि किस फील्ड का टेक्निकल नॉलेज है, व्हाट का मतलब कि किस फील्ड का जो है टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि हेल्थ का है, एजुकेशन का है, एग्रीकल्चर का है, किसका है। और हाउ का मतलब क्या होता है, देखिए हाउ का मतलब होता है कि कैसे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल और तरीके कैसे काम करेंगे। दोनों ज़रूरी है, पता होना चाहिए ना कि किस फील्ड में करना है और कैसे करना है, दोनों ही ज़रूरी है। दोनों मिलके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे सामने 5 मेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 ब्रांचेस, इसको हम कह सकते हैं ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 ब्रांचेस हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में डिटेल में तो हमें इन्हें पढ़ना ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे अपना डिटेल्ड स्ट्रक्चर है खुद का। इसमें 5 मेजर ब्रांचेस होती हैं, इसकी खुद की 5 मेजर ब्रांचेस है। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसकी एक ब्रांच निकल कर आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद की 5 ब्रांचेस क्या क्या हैं, ये जो हम पढ़ेंगे इसमें खुद की अपनी ब्रांचेस हैं। जो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर की बात, ये स्टडी करता है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे सिर्फ इसको। देखिए ये स्टडी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है वो कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, और लोगों का क्या बिहेवियर उनमें कैसे होता है, ये उसकी स्टडी करता है। फिर बात आती है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की। पर्सनल मतलब कार्मिक प्रशासन। तो इस ब्रांच में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो कार्मिक होते हैं, सरकारी सेवक होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनकी भर्ती कैसे होती है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, और उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, ये सब स्टडी किया जाता है। थर्ड वाली बात आती है पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस से ही पता चल जाना चाहिए, पैसों से रिलेटेड बात की गई है। तो ये ब्रांच गवर्नमेंट के पैसों को समझाती है कि जैसे बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिट और फिस्कल कंट्रोल कैसे होता है। फिर आता है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों अलग अलग है। देखिए कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपैरेटिव का मतलब पहले क्या होता है, तुलना करना। कंपैरेटिव मतलब हम किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं, अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अलग अलग देशों के प्रशासनिक ढांचों को स्टडी करना, कंपैरिजन करना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि विकासशील राष्ट्र हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर डेवलपमेंट के विकास के प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करने की जो टेक्निक्स हैं उनकी बात करता है, उनकी स्टडी करता है। फिर आता है एक नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा ब्रांच है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनाती है, जो सरकार हमारी वो पॉलिसीज़ कैसे बनाती है, कैसे उसको लागू करने की कोशिश करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और उसका जो है उनका जो है पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसकी स्टडी करता है पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। तो ये हमने 5 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट देखी हैं। अब हम चलते हैं अप्रोचेस की और, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच होती हैं स्टडी करने की। क्या आप अप्रोच, किस दृष्टिकोण से आज तक आपने लोक प्रशासन को देखा है, ठीक है। वेरियस अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने की। सबसे पहले बात करेंगे फिलोसॉफिकल अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है ना, बहुत ऐसे फिलोसॉफी टाइप की है, नॉर्म्स पे आधारित होगी। बिल्कुल, फिलोसॉफी मतलब दर्शन से रिलेटेड, ठीक है।
ये अप्रोच सबसे पुरानी और सबसे ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए इसको हम व्यापक तौर पे स्टडी किया हमने। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के हर पहलू को समझा जाता है इस ब्रांच के अंदर, इस अप्रोच के अंदर। मेनली सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि उसके पीछे के आइडियल, हम सिर्फ प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं, इसके पीछे के हम आदर्शों की बात करते हैं, ठीक है। आदर्श क्या रहे हैं, आपके आइडियल नॉर्म्स क्या रहे हैं, उसकी भी बात इसमें की जाती है। और वैल्यूज क्या रही है आपकी, उसकी भी बात इसमें, मूल्यों की भी बात इसमें की जाती है। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस कैसे होना चाहिए पर फोकस होता है, थोड़ा यूटोपियन टाइप, आइडियल हम कहते हैं ना, प्लेटोनिक टाइप का, कैसे होना चाहिए आपका प्रशासन, कितना क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, इस पे जोर दिया जाता है। इस अप्रोच में नॉर्मेटिव कहते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स पे, जहाँ नॉर्म्स की बात आ जाती है वहाँ आप समझिएगा बहुत आदर्शात्मक बातें की जा रही है, बल्कि आइडियल्स नॉर्म्स हैं, ठीक है। काफ़ी एनालिसिस हुआ है इसका। प्लेटो ने अपनी बुक जो है, एक प्लेटो की बुक कौन सी है, रिपब्लिक बुक हमने पढ़ी है ना। जॉन लॉ की ट्रिटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट जो बुक है, हॉब्स की लेवियाथन बुक, एंड महाभारत के समय जो सैंथी पर्वा है, ये सब जो किताबें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा। पीटर सेल्फ की एक बुक है, कौन सी है, पीटर सेल्फ की एक बुक है, राइटिंग्स भी है इसमें, दी हुई नहीं है। तो ये सब स्वामी विवेकानंद की, तो ये सब जो बुक्स वगैरह हैं ये हमें बताती हैं कि हाँ एक आइडियल टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है। फिर हम चलते हैं, ये बहुत पुरानी थी, अब हम चलते हैं लीगल अप्रोच की ओर, ठीक है। लीगल अप्रोच यानी विच इज़, आप समझ रहे होंगे, लीगल वर्ड आ गया मतलब कानूनी टाइप की कुछ होगी इसमें। तो इस अप्रोच का मेन फोकस क्या है, लॉ या कानून। नाम से लीगल से ही पता चल जाना चाहिए लॉ है या कानून होता है। ये सबसे ज़्यादा यूरोप के कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, कहाँ पर, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, ओके। और उस सब कंट्री में, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए में भी इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। ब्रिटेन में भी है। अमेरिका में फ्रैंक जे गुडनाउ ने इस अप्रोच को प्रमोट किया था, फ्रैंक जे गुडनाउ ने इसी अप्रोच को जो है प्रमोट किया था। देखिए लीगल अप्रोच ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क यानी क्या, जो हर चीज़ कानून से रिलेटेड हो, आपके लॉ से रिलेटेड हो, जिसमें आपके बहुत आर्टिकल्स वगैरह की बात करना, ये सब से रिलेटेड हो। तो अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो आपको लीगल फ्रेमवर्क की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, उसके सरकारी पावर्स और लिमिटेशंस को समझना ज़रूरी है। तो इस वजह से इस अप्रोच को एक तरीके से ज्यूरिडिकल और ज्यूरिस्ट अप्रोच भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्यूरिडिकल और ज्यूरिस्ट अप्रोच भी इसे कहा जाता है। ये अप्रोच उन दिनों का है जब गवर्नमेंट के फंक्शंस लिमिटेड थे। गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या थे, बहुत लिमिटेड थे। ये उस टाइम की अप्रोच है जहां पर जो गवर्नमेंट है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी, बहुत लिमिटेड थी। यानी लेसेस फेयर का आइडिया, आप जानते हैं लेसेस फेयर मतलब मार्केट थोड़ा ज़्यादा होना, ये उन दिनों की बात है, राइट। फिर हम चलते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच पर। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, देखिए ऐतिहासिक, नाम से ही पता चल रहा है इतिहास से होगा इसमें ज़रूर। तो हिस्टोरिकल अप्रोच कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बताया जाता है कि कैसे पिछले युगों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपके ढांचे थे ने आज के सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। हम कहते हैं ना आपके पास्ट ने आपके आज प्रेजेंट को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, तो उसका क्या कैसे किया है वो भी तो पता होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल अप्रोच हमें यही चीज़ समझने के लिए मदद करता है कि पहले ज़माने में जो सिस्टम्स थे ना वो आज के ज़माने के सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस किया। हर चीज़ों को एक टाइमलाइन में क्रोनोलॉजी से तो नेट के एस्पिरेंट्स वाकिफ़ नहीं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, हमें तो हर बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करके एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में एल डी वाइट ने 4 हिस्टोरिकल बुक्स लिखी थी, हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। एल डी वाइट ने अमेरिकन लिखी थी, और जैसे कि 4 हिस्टोरिकल बुक लिखी, द फेडरलिस्ट, द जेफरसनियंस और द जैकोसनियंस और द रिपब्लिक एरा, ये 4 किताबें जो है वो सब थी। उसके बाद इनके ईयर्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उसके बाद अमेरिकन का जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इवोल्यूशन को अच्छे से समझाया। इंडिया में क्या, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी, बहुत फेमस है अर्थशास्त्र बुक। मुगल और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भी इसी अप्रोच में हैं।
मिलते ना हमें। तो ये अप्रोच कभी कभी बायोग्राफिकल अप्रोच से भी लिंक्ड हो सकती है, एक तरह से हमें हिस्ट्री की जानकारी देती है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन उन दिनों में था। फिर एक आता है न्यू है, हम कह सकते हैं, एक आता है केस मेथड अप्रोच, जिसमें हम उस अप्रोच से पढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ तुलना हम कह सकते हैं। तो केस मेथड एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ अप्रोच है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और रियल लाइफ में आज देखने को मिलती है। केस स्टडी जब आप डिसर्टेशन वगैरह मास्टर्स में कभी करते हैं, क्या करते हैं आप, केस स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ पे बेस्ड होती है, डिसीजंस के एक्चुअल केस में कैसे डिटेल स्टडी किया जाता है वो बताती है। इसमें एक रियल इवेंट या सिचुएशंस को स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन किया जाता है। कोई रियल इवेंट है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, कौन डिसीजन ले रहा है, क्यों ले रहा है और क्या उसका इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। केस मेथड है। तो ये अप्रोच अमेरिका में क्या है, 1930s के टाइम जो है ना, अमेरिका में 1930s के टाइम बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई। 1952 के अंदर 1952 में हैरोल्ड स्टेन ने 20 केस स्टडीज़ जो है अपनी पब्लिश की थी। कितनी की थी? 20 केस स्टडीज़ पब्लिश की थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वेट अ मिनट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ये था। तो इंडिया में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, इन्होंने भी केस स्टडीज़ पब्लिश की हैं बहुत सारी। ड्वाइट वाल्डो के टाइम की अगर हम बात करें तो ड्वाइट वाल्डो ने कहते हैं कि केस मेथड अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई और टीचिंग का परमानेंट पार्ट बन चुका है। केस मेथड जो है अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पढ़ाई करते हैं ना हम, उसका और एक टीचिंग का, पढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। फिर हम देखते हैं अदर अप्रोचेज़, आप देख सकते हैं बहुत सारी और भी अप्रोचेज़, वेरियस अप्रोचेज़ हैं, जिसमें हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन। थोड़ा थोड़ा समझते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच किसकी बात करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन बात करती है कि इंसानी बिहेवियर, आपके ह्यूमन का इंसानी बिहेवियर की बात करता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से संबंध कैसे हैं, एम्प्लॉय के दूसरे एम्प्लॉयज़ के कैसे संबंध है, उसकी स्टडी करना। बिहेवियरल अप्रोच एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करता है, फैक्ट्स के हिसाब से साइंटिफिक होकर एम्पिरिकल स्टडी करना, ये बिहेवियरल अप्रोच में आता है। सिस्टम अप्रोच क्या स्टडी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टम के रूप में देखता है, जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स, डेविड ईस्टन जब आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले मेनली जानते हैं, तो ये सिस्टम अप्रोच वहाँ से आई है, इनपुट और आउटपुट की बात इसमें की गई है। फिर आता है कंपैरेटिव अप्रोच। तो देखिए कंपैरेटिव अप्रोच अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपैरिजन करता है, ठीक है। फिर आती है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच इन्वायरमेंट, जैसे कि आपका कल्चर क्या है, आपका समाज कैसा है, आपका वो सब कैसा है, उसका और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच रिलेशन कैसा है, आपका, आपके इन्वायरमेंट का और प्रशासन के बीच का संबंध कैसा है, उसकी स्टडी कौन करेगा, इकोलॉजिकल अप्रोच करेगा। फिर आता है डेवलपमेंट अप्रोच। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रोल है, क्या उसकी हालत है, कैसे उसको समझा जाए, उसकी स्टडी करता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच आती है। इन सबको हम डिटेल में बाद में अच्छे से कवर करेंगे, अभी तो यहाँ पे शॉर्ट हम कहते हैं ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं छोटा सा। तो देखिए पब्लिक चॉइस अप्रोच बात करता है पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग को समझाता है कि कैसे अब लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तो वो किस चॉइस को प्रेफरेंस देते हैं उसके हिसाब से। तो इन सबको बाद में हमने चैप्टर में डिटेल में करना ही है कवर। तो इसी के साथ अभी हम जो है पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जितनी भी अप्रोचेज है ना, उनको दो कैटेगरीज में वर्गीकरण डिवाइड किया जा सकता है। पहली एम्पिरिकल है, ठीक है, यहाँ ऊपर हमने पढ़ी दो कैटेगरीज हैं मेनली इसकी। पहली क्या है, एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में कैसा है, यानी ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करता है। ये किसको स्टडी करेगा, ये ग्राउंड की रियलिटी को स्टडी करेगा, एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है ये उसकी बात करेगा। और नॉर्मेटिव कैसी बात करेगा, नॉर्मेटिव ये सजेस्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए,
ऐसा हो सकता है, यानी आइडियल आदर्श सिचुएशन पर फोकस करता है, नॉर्मेटिव आदर्शों की बात करता है, ऑथ टू बी की बात करता है, व्हाट ऑथ टू बी कैसा होना चाहिए उसकी बात करता है। ठीक है, ये वाला है, हम अभी कवर करेंगे इसको, लेकिन इसको अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे सारी इनको हमें डिटेल से इसे स्टडी करना है। क्योंकि आज के समय में ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर मॉडर्न सोसाइटी की क्या हो गई, एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। जिस कॉन्सेप्ट को स्कॉलर ने क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा है। क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा है। उसका मतलब है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर हम बात करें ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर हम बात करें तो कहीं भी देख लीजिए आप, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ आती है कि इतना ज़रूरी हो चुका है हम जैसे जन्मे और जब हम मरे तो हर व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं पहलू को इसने प्रभावित किया है। सरकारी एजेंसीज के द्वारा ये कंट्रोल हुआ है, रेगुलेट हुआ है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट चलाने का जरिया नहीं बल्कि हर व्यक्ति के डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वॉर्म टू टॉम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं जिसमें व्यूज़ ऑफ स्कॉलर्स आ जाते हैं, एकदम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हैं W.B. डॉनहम की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारी सभ्यता कभी फेल हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी जो सिविलाइजेशन है कभी फेल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नेंस सिस्टम अगर सही नहीं चलता है तो ये पूरी की पूरी किसकी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही ऐसा होगा। देखिए समझते हैं कि अगर हमारी सभ्यता कभी फेल हो जाती तो उसका मुख्य कारण एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का सिस्टम खराब होगा ना, तभी हमारी सभ्यता फेल होगी, ये कहा इन्होंने। अब एल डी वाइट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए एल डी वाइट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर, कंटेंट और स्कोप है ना, वो तीनों मिलके मॉडर्न गवर्नमेंट के मूल समस्या का कोर बनता है। मॉडर्न गवर्नमेंट की मूल समस्या का क्या बनता है, कोर बनता है। ये तीनों चीज़ें मिलके, चाहे उसकी नेचर की बात करें, कंटेंट की और स्कोप की, ये तीनों मिलकर मूल बनता है, कोर बनता है। पहले लोग क्या है पहले लोग सरकार से सिर्फ अत्याचार की उम्मीद रखते थे, ठीक है, बाद में वो चाहते थे कि सरकार उन्हें फ्री छोड़ दें। लेकिन आज लोग जो है वो आज लोग क्या करते हैं, सरकार से वो ना चाहते हैं कि सरकार उन्हें जो है मतलब अच्छी तरह से सर्विसेज और प्रोटेक्शन दे, डिमांड वो करते हैं सरकार से। उसी के साथ अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि पोप कहते हैं कि किस टाइप की गवर्नमेंट है इस पर झगड़ा करना बेवकूफ़ी है, कि किस टाइप की गवर्नमेंट है इस पर झगड़ा करना क्या है, फूल्स है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो ये कहते हैं जो सिस्टम अच्छे से काम करने हैं वही बेस्ट है, जो सिस्टम काम अच्छे से करता है क्या है, वही बेस्ट है, जो गवर्नमेंट बेस्ट है वो सबसे अच्छी है। और वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, राइट, एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रैमसे म्योर के जो हैं डेफिनेशन उन्होंने जो दी है, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, वो कहते हैं म्योर के अकॉर्डिंग, रैमसे म्योर के अकॉर्डिंग सरकार बदलती रहती है, मिनिस्टर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना वो हमेशा चल रहा होता है, हमेशा चल रहा होता है, फ्लो में होता है, ठीक है, कोई भी क्रांति या बदलाव उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता। मिनिस्टर में कम्स एंड गो, मिनिस्टर्स में राइज एंड फॉल, गवर्नमेंट्स में कम एंड गो। तो ये इसका बहुत फेमस इनका स्टेटमेंट है। फिर आता है एडमंड ब्रुक का स्टेटमेंट। ब्रुक कहते हैं कि आप अपनी पसंद की गवर्नमेंट बना लीजिए, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ तो वो सिर्फ कागज़, हम कहते हैं ना, कागज़ पर ही रहेगी आपकी, कितनी आप अपनी पसंद की गवर्नमेंट बना लीजिए, जब तक अच्छी प्रशासन अच्छा नहीं होगा वो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। जीती जागती सरकार बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की नीड है आपको। फिर सर जोसिया स्टैम्प आते हैं। सर जोसिया स्टैम्प क्या कहते हैं, स्टैम्प कहते हैं कि नए समाज की सक्सेस, जो आपकी नई सोसाइटी है उसकी सक्सेस ऑफिशियल पर डिपेंड करती है। ऑफिशियल्स जो होते हैं ना आपके नौकरशाह वगैरह, उन पर डिपेंड करती है, पदाधिकारियों पर डिपेंड करती है। वो हर कदम पर सजेशंस, प्रमोशंस और एडवाइस देते हैं। फिर गेराल्ड काइडन की स्टेटमेंट आती है। गेराल्ड काइडन, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज सरकार पर डिपेंडेंट हो रहा है, आज जो समाज है वो किस पर डिपेंडेंट हो रहा है, सरकार पर, गवर्नमेंट पर। सोसाइटी किस पर डिपेंडेंट होती जा रही है, सोसाइटी डिपेंड हो रही है, गेराल्ड काइडन कहते हैं सोसाइटी डिपेंड होती जा रही है गवर्नमेंट के ऊपर। सरकार
के ऊपर, तो वैसे ही सरकार भी जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर निर्भर होती जा रही है। देखिए ये ऐसे चल रहा है, सोसाइटी डिपेंड हो रही है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट डिपेंड किस पर हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि क्या करना है क्या नहीं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो सलाह देते हैं, ये करिए वो करिए ऐसा। हेनरी फेयोल की बात आती है तो फेयोल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर फील्ड में एक कॉमन प्रोसेस है। वो क्या बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर फील्ड में एक कॉमन प्रोसेस है, और वो ये मतलब चाहे कोई भी, चाहे हम कह सकते हैं कौन सा भी प्रोफेशन हो, कोई भी हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सब जगह क्या होता है, मेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसका साइंटिफिक स्टडी इसकी ज़रूरी है, ऐसा कौन कहते हैं, फेयोल कहते हैं। पॉल पाइगरस का देखिए इंपॉर्टेंट है। पाइगरस कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का असली पर्पस समाज में स्थिरता बनाए रखना, स्टैटिक रहना, स्थिरता बनाए रखना होता है, स्टेटस क्वो मेंटेन करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पर्पस है, उद्देश्य है। बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखिए नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता ये, बल्कि एग्जिस्टिंग जो पहले से स्थापित सिस्टम जो है ना सरकार का, उसी को जो है चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेडिशंस के रक्षक होते हैं। यहाँ बताया गया जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना वो ट्रेडिशंस के, परंपराओं के क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। फिर ब्रुक्स एडम की स्टेटमेंट देखेंगे हम। ब्रुक्स एडम की स्टेटमेंट क्या है, इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ह्यूमन स्किल है जिसका काम है सामाजिक बदलाव को आसान बनाना और सोशल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कंट्रोल करना। समाज में जो क्रांतियाँ होती है उसके इम्पैक्ट जो प्रभाव होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी मासेस को, जो हम कहते हैं ना लोगों को संभालने लायक नहीं हुई तो सिविलाइजेशन बिखर सकती है। मास मतलब क्या हुआ, लोग। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो लोगों को ही नहीं संभाल पा रही है तो क्या होगा, सिविलाइजेशन फॉल हो जाएगी। ये बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं ब्रुक्स एडम। अब सिविलाइजेशन की बात से आप रिलेट कर सकते हैं कि W.B. डॉन हमने भी कही है, पर इन्होंने एक लाइन में कही है, और आप इनकी देखिए क्या है, मास वाली बात की गई है, ठीक है। फिर सी मैरियम के स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, जो मानव समाज को उसके कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट करने में हेल्प करती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ऐसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन टेक्नोलॉजी किसने कहा है, तो सी मरियम ने कहा है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है C.A. बर्ड की अनुसार। C.A. बर्ड कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन का साइंस है। वो कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का साइंस है। सिविलाइज्ड सोसाइटी का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है, कोई भी सिविलाइज सभ्य समाज हो उसका भविष्य किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है एमी डिमॉक। एमी डिमॉक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इतना ब्रॉड, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना ब्रॉड, बहुत फील्ड बन गया है, व्यापक फील्ड बन गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो उसकी फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी किसने कहा है, एमी डिमॉक ने कहा है कि उसकी जो फ़िलॉसफी है जीवन की फ़िलॉसफी बन गई है। प्रशासन की फ़िलॉसफी किसकी फ़िलॉसफी बन गई है, जीवन की फ़िलॉसफी बन गई है। ऐसा कौन कहते हैं, एमी डिमॉक कहते हैं। अगर डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को जीना है, सर्वाइव करना है, तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर मस्ट बताया गया है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं ऑडवे टीड की, कि क्या कहते हैं ऑडवे टीड। टेड कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक मॉरल एक्शन है। क्या है, एक मॉरल एक्शन है, और प्रशासक जो है एडमिनिस्ट्रेटर एक मॉरल एजेंट है। मॉरल एक्ट और मॉरल एजेंट की बात की है। जैसे कि देखिए हर अर्बन व्यक्ति या तो किसी की एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मतलब हर एडमिनिस्टर करता है किसी को, या खुद एडमिनिस्टर्ड होता है किसी दूसरे लोगों के द्वारा, तो यही है। हर सिविलाइज्ड की बात करें हम, सिविल इंसान की बात करें उसकी, ठीक है, अर्बन व्यक्ति की। डी वाल्डो का स्टेटमेंट क्या है, वाल्डो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कल्चरल सिस्टम का पार्ट है। वाल्डो ने हमेशा कल्चरल सिस्टम के रूप में माना है, पार्ट के रूप में माना है। तो ये सिर्फ प्रभावित नहीं होता, कि ये सिर्फ अफेक्ट नहीं होता, बल्कि खुद भी सोसाइटी को प्रभावित करता है। ये एक क्रिएटिव फोर्स है जो मानव के कल्याण के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। फिर पॉल एच एप्पलबाई की स्टेटमेंट देखते हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट का बेस एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट का बेस क्या है,
एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का बेस, जो है प्रशासन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो सरकार सिर्फ डिस्कशन का क्लब बन के रह जाएगी। क्या बन के रह जाएगी? डिस्कशन का क्लब बन के रह जाएगी। फेलिक्स ए जो निग्रो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, निग्रो ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रियल कोर, कहते हैं ना रियल कोर वैल्यू, एकदम छुपी हुई बात, एडमिनिस्ट्रेशन की रियल कोर है कि पब्लिक के लिए बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाएं। जो बेसिक सर्विस होती है, जो एकदम नीडी होती है, बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना किया जाए, ताकि उनका जो है असली काम, यही उनका असली काम है, यही उनका असली मकसद है। फिर एच फिफनर की बात अगर हम करें तो वो कहते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट का मेजर फीचर ये है, आज की जो आधुनिक सरकार हम देख रहे हैं उसका मेजर फीचर क्या है? उसका मेजर फीचर ये है कि वो हर मॉरल और मटेरियल एक्टिविटी में शामिल होती है, राज्य हर जगह होता है, हर गैप को फील करता है। फिनर की स्टेटमेंट है, साइलेंट फीचर, द स्टेट इज़ एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ता, हर गैप को फील करता है, स्टेट सब जगह होता है। तो इसी के साथ हमने डेफिनेशंस कंप्लीट की। अब हम डायमेंशंस ऑफ रोल की बात करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ रोल्स क्या हैं, जिसमें रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि क्या इसका जो है आज मुख्य रोल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो देखिए हर टाइप की गवर्नमेंट, यहाँ बात की गई है हर टाइप की गवर्नमेंट, चाहे मोनार्की हो जहाँ राजा शासन करता था, चाहे मोनार्की हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, चाहे कम्युनिस्ट हो जहाँ सिंगल पार्टी रही, तो उसका जो बेस है ना, जो नींव है ना, वो क्या है? प्रशासन ही रहा है। जो भी कानून, जो भी तरीके की लॉज, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी किसका होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। कोई भी लॉ देख लीजिए, वो कौन करेगा काम? पब्लिक एड करेगा। फिर तीसरे में बात की गई है, थर्ड पॉइंट में ये बात की गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है? टूल है। इट इज़ अ टूल ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेशली जो है हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कि अभी पूरी तरीके से क्या नहीं है? डेवलप्ड नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जहाँ नेशन बिल्डिंग अभी भी चल रही है, अभी भी जो है ना लोग काम कर रहे हैं अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए, वहाँ ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ में हम देखते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। राष्ट्र की एकीकरण करना, किसी भी राष्ट्र को एक जगह लाकर मतलब वो करना, उसका क्या है? पावरफुल टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली उन देशों के लिए जहाँ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद है, सब नेशनलिज्म है और इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं। किसी किसी देश में क्या है? अंदर के मतभेद बहुत होते हैं, आपस में लड़ रहे हैं लोग, सिविल वॉर्स हो रहे हैं, तो वहाँ उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि ये लोगों को डेली लाइफ की सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है ना प्रोवाइड करने का एक क्या है? साधन है, एक तरीका है, साधन है। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब सरकार बदलती है यानी चेंज होती है, इलेक्शंस, रिवॉल्यूशन और कॉप से, ठीक है, अलग अलग तरीकों से बदल सकती है। कहीं क्रांति आगे सरकार तख्ता पलट हो जाता है ना, तो तब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ता है, उसको रखता है और सोसाइटी को स्टेबल बनाए रखता है। यह बात इसमें की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स डायमेंशंस ऑफ रोल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब देखिए गेराल्ड काइडन जो है अपनी बहुत ही पॉपुलर किताब जिसका नाम है द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गेराल्ड काइडन की बुक है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं गाइस, एक कुछ पर्टिकुलर रोल्स। सबसे पहले क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिटी, यानी कि राष्ट्र या पॉलिटी को बनाए रखना। देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, जो सरकार है, जो राज व्यवस्थाएं हैं, उनको बनाए रखना। उसके बाद क्या है? फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, जो ऊपर से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, मेंटेनेंस करो, उसको बनाए रखो, समाज में स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। सोशल एंड फिर है इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल इकोनॉमिक चेंज, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देना। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज, तो लार्ज स्केल की जो सर्विसेज हैं उसको मैनेज करने का काम भी किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और क्या क्या काम है? देखिए इंश्योरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी गरीब बैकवर्ड लोगों को प्रोटेक्शन करो, उनको उठाओ, ठीक है। उसके बाद
फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब जनमत पब्लिक ओपिनियन बनाना। फिर आता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी ट्रेंड वगैरह ये सब है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रोइंग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे हम, तो इसमें हम देखते हैं ट्रेडिशनली, पौराणिक तौर पे अगर हम कहते हैं ना, बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सोसाइटी में बहुत लिमिटेड था। पहले के ज़माने की बात करें तो बहुत क्या था, लिमिटेड था। आज से थोड़े सालों पहले की बात करें तो एकदम सीमित था, लेकिन आज के समय में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। ऐसा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे, जैसे कि हम कह सकते हैं जिन्होंने इसके रोल को इतना बड़ा बनाया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात की जाए तो साइंटिफिक यानी कि एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इसमें बहुत हुए हैं। आज के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया में हर सेक्टर को क्या है, बदला है। सिर्फ पब्लिक एड नहीं, हर सेक्टर को साइंस और टेक्नोलॉजी ने बदला है। इसका इम्पैक्ट हमारे पब्लिक एड पे भी पड़ा है। तो इस वजह से बिग गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट आया, बिग गवर्नमेंट का क्या आया, कॉन्सेप्ट आता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेड टू बिग गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट के काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट। अब हर फील्ड में जैसे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, डिजिटल सर्विसेज, सब में गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्टिवली काम करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट हमारी बड़ी हो गई है, काम ज़्यादा हो गए हैं इसके ऊपर, तो इसको एक्टिवली काम करना पड़ता है, और ये सब काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही किया जाता है। तो इसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस बढ़ने का कारण गवर्नमेंट बड़ी हो गई है, इसीलिए। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड हम कह सकते हैं, फिर पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आधार सिस्टम, ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट, ये सब किसने किया था, पब्लिक एड ने किया था ना। तो सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या, कौन सा रोल है, क्रूशियल रोल है, क्योंकि हमारी सरकार बड़ी सरकार हो गई है। फिर एक पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अब वाला फेज देखते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ने नए इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम्स पैदा कर दिए थे, प्रॉब्लम्स पैदा कर दिए थे। देखिए, कौन सी प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स थी वो सब न्यू जनरेट हो गई थी उस टाइम। जैसे कि लेबर का शोषण हो रहा था, इनकम में बहुत ज़्यादा क्या था, गैप था, किसी के पास ज़्यादा पैसे, किसी के पास कम, अर्बन क्राउडिंग ज़्यादा हो गई थी, गांव से लोग अर्बन में आ गए थे, भीड़ भड़ाका बढ़ गया था। तो इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ी अपने ऊपर, और फिर प्रशासन का रोल क्या बना, बढ़ा, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी। अब सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना नहीं था काफ़ी लोगों के लिए, अब क्या था, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी पड़ी वर्कर्स के राइट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, सैनिटेशंस के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बनता है, पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट आता है लेसे फेयर का कॉन्सेप्ट, लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट आता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ पुलिस स्टेट थी, क्या थी, पुलिस स्टेट थी। गवर्नमेंट पहले के टाइम में एक पुलिस स्टेट थी, यानी सिर्फ कंट्रोल और ऑर्डर मेंटेन करती थी, लेसेस फेयर अप्रोच के हिसाब से नॉर्मल थी। लेकिन अब क्या बन गई है, अब बन गई है वेलफेयर स्टेट बन गई है, अब भला करती है, लोगों को कल्याण करने की बात करती है। अब ये कॉन्सेप्ट आया जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली लोगों की भलाई के लिए काम करती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फूड और सिक्योरिटी जैसे एरिया में लोगों की मदद करे। और हम कह सकते हैं कि एक टर्म है जहाँ पर, जिसका नाम है सर्विस स्टेट, ठीक है। रॉस्के पॉन्ड ने इसको क्या कहा है, सर्विस स्टेट कहा है। सर्विस स्टेट की बात की गई है, सेवाएं प्रदान, यानी एक ऐसी स्टेट जो सेवा करती है, क्या करती है, सेवा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक पॉइंट जिसमें हम देख सकते हैं कि फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मॉडर्न गवर्नमेंट, जो आज की आधुनिक सरकार ने मॉडर्न इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या किया, अडॉप्ट किया है, वेलफेयर स्टेट के गोल्स अचीव हो सके इसीलिए किया है। जब सरकार प्लान बनाती है, कोई भी प्लान हो, बनाती है इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए, तो हर 5 साल में हमने देखा प्लानिंग आती थी, बजट प्रोग्राम्स, तो नेचुरली उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए। सिर्फ प्लान बनाने से थोड़ी होगा, वो प्लान रियल लाइफ में ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चाहिए। जैसे नीति आयोग की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड लेवल पर क्या चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए, तभी होगा, खाली पॉलिसीज़ बनाने से तो कुछ नहीं होगा। फिर आता है पॉपुलेशन का जो आज बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसके एक्सप्लोजन जो एकदम हम कह सकते हैं, उसको
प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी है आज हमारे सामने। पॉपुलेशन बढ़ने से कई नई समस्याएं आई है, जैसे स्लम्स का बढ़ना, स्लम्स वगैरह बढ़ गए हैं, फूड की कमी आ गई है, ट्रैफिक जाम होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बर्डन है। इन सब का सल्यूशन देना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बन गया है। 6th में हम देखते हैं कि देखिए आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न, एक मिनट, फिर एक पॉइंट आता है कि जो मॉडर्न वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आता है, मॉडर्न वारफेयर का कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी वारफेयर का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आज के टाइम की जो वार है ना, वो सिर्फ जो कहते हैं ना पहले बैटलफील्ड पे जाके, रणभूमि में जाके लड़े जाने वाले युद्ध, तो आज के जो वॉर है ना, लड़ाइयाँ, वो ऐसी नहीं होती कि बैटलफील्ड पे लड़ना है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं होती है। इसमें इंफॉर्मेशन वॉर, आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक वॉर, साइबर अटैक्स, जो कि अभी हमने देखा रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये अटैक्स भी शामिल होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज और प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिससे मैनेज करता है कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें ना, तो इमरजेंसी सर्विसेज, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूज़ मैनेजमेंट, रिफ्यूजी के मैनेजमेंट करना, ये सब भी अब एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बन चुका है। उसके बाद एक आता है नेचुरल कैलामिटीज़ से रिलेटेड, प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है फ्लड्स, ड्रॉट्स, जैसे आपके फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, अकाल पड़ जाता है, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डिज़ास्टर्स बढ़ गए हैं। जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो क्या रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, ये सब काम किसकी जिम्मेदारी आ जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। जैसे NDRF की टीम वगैरह के ऊपर आपको पता ही है कितना ज़्यादा वो है, वो करती हैं सब कुछ, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का सारा काम होता है। फिर आता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, कि समाज में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और क्राइसिस के मैनेजमेंट से भी रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कास्ट देखने को मिलता है, अभी तो लैंग्वेज का इशू बहुत चल रहा है, धर्म, रिलीजन वगैरह पर और रेस के नाम पर कन्फ्लिक्ट्स जो है, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं, जैसे कम्युनल राइट्स हो रही है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पीस वापस लाना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो जैसे कि कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेशंस जो होता है, मेडिएशन होता है, रिलीफ कैंपस बनाना, सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग क्या करते हैं, गैप बिटवीन नीड्स एंड कैपेबिलिटी का काम करते हैं। देखिए जब काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हो जाए और उनको संभालने की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कम हो, बहुत लो हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कहते हैं। ओके, मतलब लोगों की ज़रूरत तो बहुत है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूरा ही नहीं कर पा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्बैलेंस की बात है, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या कहलाता है, एक इम्बैलेंस कहलाता है, गैप कहलाता है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड लोगों के बिहेवियर को बदलना पड़ता है, उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो डिजिटल गवर्नेंस ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या है, एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, इसका एक हम कह सकते हैं। इसी तरह से हमने समझा कि आज का जो ये ट्रेंड है ना, प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड जो चल रहा है, क्या है ये प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड, आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है। मतलब कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस जो पहले गवर्नमेंट के पास थे, गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है। इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है कुछ एरियाज़ में कम हो गया है। जैसे टेलीकॉम, एयरलाइंस, बैंकिंग में गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल नहीं रहा है अब गवर्नमेंट के पास। जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, BSNL के कुछ सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ये सब ट्रेंडी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो यही सब प्राइवेटाइजेशन है, तो ये एक रीसेंट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।